नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत गुमला की खबर के साथ करेंगे और गुमला में अंधविश्वास का अंधेरा छटने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में डायन बिसाही के आरोप में हत्या का दौर भी जारी है। घटना चैनपुर प्रखंड के बुकमा भगत टोली की है, जहां एक महिला ने अपने ही रिश्तेदार और उसकी पत्नी की टांगी से काटकर हत्या कर दी। तो ये बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं। वहीं हत्या करने के बाद आरोपी ने थाने में जाकर सरेंडर करते हुए अपना गुनाह भी स्वीकार कर दिया है। आरोपी महिला के मुताबिक उसके बच्चे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और उसे शक था कि उसके भैंसुर और उसकी पत्नी ने ही डायन बिसाही कर उसके बच्चे को बीमार कर दिया है। इस मामले को लेकर गांव में बैठक भी हुई थी, जिसमें लोगों ने अपने स्तर पर मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की थी। इसके बाद भी आरोपी महिला ने दोनों की टांगी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। चैनपुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर आरोपी महिला से फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। आपसी विवाद को ये लोग बढ़ाते गए और हम लोगों का बात को नहीं माना। नहीं मानने से हम लोगों को लगा कि हम ये इन लोगों को समझाना संभव नहीं है, तो हम लोगों ने थाना प्रभारी को ये करने के लिए तैयार हो गए और ये लोग भी अपने से जा कर के दोनों थाना लुंद्रा चीक बड़ा और ये उसकी पत्नी दोनों थाना गए थे। उसके बाद थाना में ये लोग रिपोर्ट किए होंगे, क्या किया हम लोग को पता नहीं, लेकिन वहाँ से आने के बाद पता चला कि रात को ये लोग मारपीट हुआ और दोनों का इस प्रकार की घटना घट गई। और देखिए, कुछ गंभीर सवाल डायन बिसाही हो रही हत्या पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कब छटेगा अंधविश्वास का अंधेरा? सवाल ये भी कि डायन बिसाही के आरोप में कब तक हत्या होती रहेगी और क्यों बेअसर दिख रहा है प्रशासन का जागरूकता अभियान? तो ये तमाम सवाल डायन बिसाही हत्या पर उठ रहे हैं। आखिर कब छटेगा अंधविश्वास का अंधेरा? और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता रुपेश भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि गुमला जिले में लगातार अंधविश्वास रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग छोटे छोटे बातों में आकर के लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। ताजा मामला आपको बता दें, जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के दुकमा गाँव में घटा है, जहाँ पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला ने अपने भैंसुर व पत्नी को टांगी से मार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। जी, वाकई देखिए, निर्मम हत्या कर दी और फिर जाकर गुनाह कबूल भी कर लिया। आखिर बेअसर क्यों दिख रहा है प्रशासन का जागरूकता अभियान? रुपेश, एक और सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है अंधविश्वास को मिटाने के नाम पर, वहीं इसका जो दिखना चाहिए वो जमीनी स्तर पर इसका फायदा नहीं दिख रहा है। लोग अभी भी अंधविश्वास के मामले में जकड़े हुए हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी, छोटी छोटी बात को लेकर के किसी की हत्या कर दे रहे हैं। कल की जो घटना घटी है रात की, उसमें जो महिला थी उसके बच्चे का हम लगातार कुछ महीनों से तबीयत खराब था। उसी में उसको शक था कि उसकी जो गोतनी और भैंसुर है वो उस पर जादू टोना कर दे रहे हैं, जिस कारण उसका जो बच्चा था उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के उसने कल उसकी हत्या कर दी। जी रुपेश, देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला थाना पहुंचा है, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयान आया सामने? जी, थाना प्रभारी इस मामले पर अभी जो महिला सरेंडर की है आके थाना में, उससे पूछताछ कर रहे हैं। कल भी जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि वहाँ पे जो वो आरोप लगाई थी अपने भैंसुर और गोतनी पर, तो उन्होंने गांव में एक लोगों को बीच में जाके बताया था कि वो डायन बोल रही है करके, और गांव वाले बैठक किए थे। बैठक में जो नतीजा हुआ था कि समझाया गया था कि डायन बिसाही नाम का कुछ चीज नहीं होता है, लेकिन भी रात में जब दोनों खाने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान उसकी जो है महिला ने आकर के उसकी हत्या कर दी। जी, चलिए रुपेश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर और बड़ी खबर रांची के इटरी से, जहां इटकी में बंधक बने युवक को छुड़ाने गई पुलिस पर ग्रामीणों की ओर से पथराव करने का मामला सामने आया और इसके साथ ही ग्रामीणों की ओर से जवान की AK-47 राइफल छीनने की भी कोशिश की गई। आपको बताते चले कि प्रेम प्रसंग के मामले में लोहरदगा के युवक को बंधक बना लिया गया था और जिसके बाद पुलिस वहां उसे रिहा कराने के लिए पहुंची थी। इधर उपद्रव मामले में अलग अलग लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। मामले में अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से संवाददाता कोमल बहल।
रांची के इटकी में बंधक बने युवक को छुड़ाने गई पुलिस पर ग्रामीणों द्वारा पथराव करने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही डीएसपी के बॉडीगार्ड की AK-47 राइफल छीनने की भी ग्रामीणों द्वारा कोशिश की गई है। उग्र ग्रामीणों के आगे शुरुआत में पुलिस को भागना पड़ा। हालांकि पुलिस जब भाग रही थी तब हाथियों से घिर गई। बाद में वहां अतिरिक्त बल पुलिस मंगवाना पड़ा। ग्रामीणों को उग्र होता देख पुलिस को 3 से 4 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। पुलिस द्वारा की जा रही फायरिंग की आवाज सुनकर हालांकि कुछ ग्रामीण जो है पीछे हटे। बाद में जब वहां अतिरिक्त पुलिस बल पहुंची तो बल के प्रयोग से भीड़ को नियंत्रित किया गया है। तो इस तरह की जो स्थिति है रांची के इटकी में बनी हुई थी। हालांकि अलग अलग लोगों पर इसे लेकर के FIR दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही जो युवक है उस पर भी FIR अपहरण का FIR दर्ज कर लिया गया है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। उधर जामताड़ा में सड़क हादसे में करीब 40 लोग जख्मी हो गए। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर धतूला मोड़ के पास एक बस का टायर फट गया और जिसके बाद बस जो है वो असंतुलित होकर पिकअप वैन से जाकर टकरा गई और बस फतेहपुर के देवघर की ओर जा रही थी और इस हादसे में पिकअप वैन भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस भी पलट गई और बस में सवार कुल 48 लोग जख्मी हो गए और इस हादसे में दोनों वाहनों में करीब 40 लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 10 की स्थिति गंभीर भी बनी हुई है और सभी घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बस और पिकअप वैन में टक्कर हो गई। करीब 40 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ भी वहां उमड़ पड़ी और लोग भी काफी आक्रोशित नजर आए। बता दें आपको कि बस की रफ्तार नियंत्रण में थी और इस वजह से एक बड़ा हादसा टल गया कहीं ना कहीं और ज्यादातर लोगों को मामूली चोट ही आई है। उधर रांची के रिंग रोड पर सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बाइक में आग लगा दी और सड़क को जाम कर दिया। रिंग रोड दलदली चौक के पर सड़क पर युवक को बाइक ने टक्कर मार दी। परिजनों ने सड़क पर युवक की डेड बॉडी को रखकर मुआवजे की मांग भी की और ग्रामीणों का कहना है कि शराब दुकान की वजह से ये घटना हो रही है। और एक आदमी का डेथ हुआ। जैसे सुनने में आ रहा है कि पीछे से कुछ ट्रक आ रहा था जो इंजर्ड था, उस पर बाइक से नहीं हुआ, ट्रक से इसकी जो भी। ऐसा तो नहीं, एक गाड़ी पहले थी मोटरसाइकिल से लगी है। क्या करोगे? हाँ, मोटरसाइकिल से लगी है, उसके बाद कोई गाड़ी मारा होगा। यहाँ पे वाइन शॉप को हटाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ सिग्नल ट्रैफिक गार्ड देना पड़ेगा। क्या है कि गाड़ी जो वहाँ का बम्पर जो रखा हुआ है उसके वजह से थोड़ा स्लो होता है, बस इधर अंधेरी गाड़ी चलते रहता है। वाइन शॉप की वजह से हमेशा ड्रिंक करते रहता है गाड़ी उड़ी रोक कर। अब इधर से बाइक वाले जा रहे हैं, वाइन शॉप लोग अचानक रोड में चला रहा है। और खूंटी में बाइक सवार अपराधियों ने तांडव मचाया है। अटकी प्रखंड के अपराधियों ने बैंक के सामने बैंक मित्र को गोली मार दी और महिला बैंक मित्र से अपराधियों ने 3 लाख रुपए भी लूट लिए। अपराधियों ने के हमले में जो प्रभा कुमारी वो जख्मी हो गई है और गोली उनके कमर में लगी है। महिला बैंक मित्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। और कोडरमा में सीएम हेमंत सोरेन ईडी जांच के सवाल पर भड़क गए। सीएम मीडिया के सवालों पर ही अपना सवाल दागते नजर आए। जब उनसे हाईकोर्ट में संपत्ति मामले की जांच को लेकर सुनवाई का हवाला देते हुए ईडी जांच पर सवाल पूछा गया तो वो बरस पड़े और उल्टा सवाल पूछा कि आप वहां मौजूद थे, आपने बहस सुना। सीएम ने कहा कि मैं कोई वकील नहीं हूं, इसका जवाब वकील देंगे। सीएम हेमंत सोरेन विधायक नीरा यादव की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। आज हाईकोर्ट ने ईडी जांच की बात कही है कि आपका राय से अधिक मामले का, इस पर कुछ आप थे क्या वहाँ पर कोर्ट में? कहाँ से आया? कैसे आया? कहाँ आपने देखा? आप सवाल कैसे करते हैं भाई? बड़ा विचित्र आदमी है आप। चलिए, आप बहस आपने सुना? नहीं, आप सुनिए जरा। आप जज वहाँ कोर्ट में रहे जैसे उस तरीके से अब सवाल कीजिए ना। अब क्या आया नहीं आया, हम तो अभी शादी त्योहार में आए, हमने जानकारी कोई प्राप्त नहीं है। अब क्या आया है नहीं आया है, आप अगर यदि मुझे बताएं कि क्या बहस हुआ है, अगर उसको पूरा ये बताएं तो हम आपको बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। और मैं कोई वकील नहीं हूँ, ना कोई जज हूँ, मैं उस पर कोई पक्ष भी नहीं रख सकता। ये वकील रखेंगे, जज अपनी बातें रखते हैं।
और झारखंड हाईकोर्ट में सोरेन परिवार की संपत्ति की जांच को लेकर हुई सुनवाई चर्चा में रही और सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं और अधिवक्ता की ओर से जो कुछ मीडिया में कहा गया उस पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने भी सीधे तौर पर सवाल उठाए। आखिर क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड हाईकोर्ट में आज सोरेन परिवार और उनके करीबियों की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका शिवशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर की थी। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल और अमित अग्रवाल समेत कुल 13 लोगों की संपत्ति की जांच के आदेश कोर्ट ने दिए हैं और इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और ईडी को पार्टी बनाया गया है। साथ ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 300 से ज्यादा कंपनियों की जांच कर अपना रिपोर्ट देगी और इस पूरे मामले की जांच अब ईडी करेगी। लेकिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के बयान को लेकर महाधिवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उनके बयान पर कई सवाल खड़े किए। लेकिन सबसे पहले सुनिए अधिवक्ता राजीव कुमार और याचिकाकर्ता ने क्या कहा था। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि जो भी कंपनियों का डिटेल हम लोगों ने दिया है, जो पिटिशन में दिया है या सप्लीमेंट्री एफिडेविट से दिया है, उन सभी चीजों को वेरीफाई करके जांच करके एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। अपनी सारी प्रॉपर्टी जो इलीगल कमा रहे ये लोग सेल कंपनी बना के ये लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और मोर देन 300 कंपनीज ऐसे हैं जिसमें इन लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है और रांची, साहिबगंज, बोकारो, दुमका हर जगह इन लोगों ने इलीगल तरीका से प्रॉपर्टी ले रखा है। वहीं दूसरी ओर महाधिवक्ता ने अपने पीसी में सवाल उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने 2013 में रद्द हो चुकी एक पुरानी याचिका को सप्लीमेंट्री एफिडेविट के रूप में फाइल किया है जिसकी जांच के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं और अगर ये सही पाया जाता है तो याचिकाकर्ता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाधिवक्ता ने ईडी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। साथ ही इस मामले में तथ्यों को छिपाकर हाईकोर्ट के आदेश को पेश करने का भी आरोप लगाया। स्पष्ट तौर से ये गलत न्यूज है, ये गलत रिपोर्टिंग किया जा रहा है या मीडिया में बताया गया है। ईडी को रिपोर्ट देने का कोई आदेश नहीं हुआ है। आज बिल्कुल कड़ी टिप्पणी किया है कोर्ट ने जो पिटिशनर है उनके ऊपर कि अगर जो पहले अगर इसी तथ्यों के आधार पर अगर दीवान इंद्रनील सिन्हा ने अगर कोई केस किया था जिसका आपने जिक्र किया है अपने सप्लीमेंट्री एफिडेविट में, उनके कागज आपने लगाया है और ये इस बात को छिपाया है कि उनका केस 2013 में ही डिसमिस होकर 50,000 रुपया उनके ऊपर जुर्माना लगा था। अगर ये बात सच्च है, तथ्य सही है अगर, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सच्चाई क्या है अब झारखंड हाईकोर्ट में अब इसकी जांच होगी। साथ में जो रिपोर्ट है जिस तरीके से अगर मान लीजिए तो पुरानी याचिका है अगर उसी को सप्लीमेंट्री एफिडेविट बनाकर फाइल किया गया, तमाम तथ्यों की जांच होगी और जांच में जो सही पाया जाएगा, अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर उस पर कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर लगे आरोपों की जांच राज्य निर्वाचन आयोग ने डीसी को करने का निर्देश दिया है और इस पर मंत्री ने पूरे मामले को साजिश बताया। साथ ही उनके खिलाफ होने वाली जांच का स्वागत किया है। आपको बताते चले कि सुनील कुमार महतो ने मिथिलेश ठाकुर पर तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ने और सरकारी पद पर रहते हुए अपनी ही कंपनी सत्यम बिल्डर्स को सरकारी ठेका देने का आरोप लगाया था। भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा और जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने डीसी को जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सारी बातें अलग है, इनकी कौन करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इस लोकतंत्र में सभी लोगों का अधिकार है अपनी बातें रखने का और किसी ने अगर कोई शिकायत की है तो उसकी जांच करके रिपोर्ट मांगा गया है। उपायुक्त रिपोर्ट जो होगा वो रिपोर्ट उपायुक्त भेजेंगे, उस अनुसार जो नियम संगत बातें होंगी, जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए। कोई भी करे, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि उसकी जांच हो और उसकी जांच करके और उसकी रिपोर्ट सौंपे जहां से मांगी गई है जांच। और रांची में नल जल योजना के तहत बिछाई जा रही पाइप भी सुरक्षित नहीं है। पानी के पाइप पर चोरों की नजर पड़ चुकी है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में 4 ट्रकों में चोरों ने पाइप को लोड कराया और फिर
ट्रक लेकर वहां से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने 2 ट्रक को रिकवर किया है, जिसमें 16 पाइप लोड थे। पूछताछ में पता चला कि ये पाइप को लेकर खड़गपुर जा रहे थे और मामले में 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुल 32 पाइप की चोरी हुई है। पूरे मामले में रांची के एक ट्रांसपोर्टर का भी नाम सामने आ रहा है। कार्रवाई शुरू की और उसमें से 2 ट्रक को रिकवर किया है। जैसा बताया जा रहा है कि हर पाइप का अपना वैल्यू 70,000 रुपये है। जो रिकवरी है वो 11,20,000 रुपये की है और ये सारी चीज़ें कल रात में जाकर फलीभूत हुई हैं। इसमें टोटल अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ अन्य लोगों को भी हम लोग राउंड अप कर रहे हैं। और रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक पर उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव ने फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्षा ने एसडीपीओ पति पर गवाहों को धमकी देने और उनसे मारपीट के आरोप लगाए हैं। वर्षा श्रीवास्तव ने रामगढ़ थाना प्रभारी को लिखित आवेदन भी दिया है और इधर एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है और वर्षा पर प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाया है। एसडीपीओ ने कहा कि कुछ जमीन माफिया और अन्य लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैरिज सर्टिफिकेट शादी की है मुझसे आके बनारस में और कहते हैं कि हम उनको किसी को रेप का धमकी देके ऐसे कोर्ट में शादी किया जा सकता है क्या? हाँ, वो छोटा सा बच्चा है क्या? वो झूठ बोलते हैं कि रेप का धमकी, एकदम झूठ बात बोलते हैं, उसका कोई बात सत्य नहीं है और उसके घर वालों ने जो गलत किया उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। डीजीपी महोदय को हम लिखित दिए कि आप हमको खर्च नहीं दे रहे, क्यों नहीं खर्च दे रहे आप मुझे? हर बार में खाली झूठ बोलना, माफी मांगना, झूठ बोलना, ये कॉम्प्रोमाइज मैंने तो नहीं किया ना। इसमें मैंने तो नहीं लिखा है कि मैं किशोर कुमार रजक से माफी मांगी। मैं किशोर कुमार रजक माफी मांगता हूं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। और झारखंड में लू जानलेवा बन गई है और इसका सबसे ज्यादा असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर हो रहा है। गर्मी के कारण रांची के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 30% तक घट गई है। अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। कई बच्चों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। हालात ये है कि ये अभिभावक बच्चों को 1 दिन का गैप कर स्कूल भेज रहे हैं और ऐसे में अभिभावक स्कूल की टाइमिंग बदलने की भी मांग कर रहे हैं। अब तो इतना कड़ा धूप है, हम लोग भी परेशानी होती है। सुबह से मतलब कि हड़बड़ मारते हैं, मॉर्निंग हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता। हम लोग बच्चों को एक दिन छोड़ के स्कूल भेज रहे हैं, बहुत धूप है, हम लोग को भी परेशान हो रहा है। थोड़ा जल्दी छुट्टी देने से थोड़ा अच्छा होता। मेरा यही कहना है कि 6 बजे से 12 बजे तक स्कूल जो है बच्चों का, तो 12 बजे निकलने के बाद 12 बजे पूरी ताप रहती है, पूरा धूप उनको लगता है ना। तो अगर ये चीज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, आगे 11:30 भी अगर कर दिया जाए तो बच्चे थोड़ा धूप से बच सकते थे। और रांची में स्कूल बस में लगी आग के बाद सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में बोकारो में भी स्कूल बस का क्या हाल है, ये जानने की कोशिश संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने की। बोकारो में स्कूल बसों की पड़ताल के लिए हम अभी जो सेंट जेवियर्स की बस में खड़े हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि बस में किस प्रकार की सुविधा है। जाली लगा दी गई है ताकि जो बच्चे हैं, बच्चों का हाथ बाहर नहीं जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इस गाड़ी में चढ़ते हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो ये जो इस बस है उसमें सीसीटीवी भी लगाया गया है ताकि इसकी मॉनिटरिंग होते रहे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और क्या व्यवस्था है यहाँ। और 2 सीसीटीवी यहाँ देखिए यहाँ लगा हुआ है और एड जो बच्चों को अगर चोट आ जाए तो उसके लिए एड बॉक्स भी रखा गया है ताकि जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। फायर सिस्टम को भी यहाँ जरूर लगाया गया है, लेकिन यह फायर सिस्टम कितने दिन पहले इसका सर्वे हुआ है ये देखने वाली बात होगी। एक चीज इसका कोई जो नंबर है वो तो नजर अभी नहीं आ रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक अच्छी तरह से इस बस में सभी व्यवस्थाएं हैं। एक चीज बताए, क्या क्या बस में व्यवस्था है? बस में ऑलरेडी सब व्यवस्था है। क्या क्या सीसीटीवी है? सीसीटीवी कैमरा है, जाली लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड वाला है और एड बॉक्स। हाँ, एड बॉक्स, मेडिसिन वाला एड बॉक्स भी है। माने सुरक्षा के माने? सुरक्षा माने से सब सही है, क्योंकि कल एक स्कूल बस में रांची में आग लगी थी, उस हिसाब से आप लोग तैयार हैं? उस हिसाब हम तैयार। देखिए, जिस प्रकार से इनका कहना है कि हम पूरी तरह से व्यवस्थित हैं और सभी जो इक्विपमेंट है इसको लगाया गया है, जो सरकार का निर्देश है, परिवहन विभाग का निर्देश है, उसका हम पालन कर रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो।
और पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय भी गंभीर है और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक राज्य के डीजीपी की अध्यक्षता में हुई। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव कोषांग का गठन किया है और इसकी जिम्मेदारी जगुआर के डीआईजी अनूप बिरथरे को दी गई है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी के निर्देश भी दिए गए हैं।